आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास की चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान इतिहास से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आज से हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन करेंगे, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इतिहास की सामान्य चर्चा के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के जनक कौन है, विश्व इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है, राजस्थान इतिहास के जनक कौन है, इनके बारे में अध्ययन करने के बाद राजपूत काल अर्थात राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके बाद हम विभिन्न राजवंशों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम सामान्य चर्चा करते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहा जाता है। देखिए, इतिहास शब्द है आपके समक्ष। इतिहास ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति है और आस शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, इतिहास जो शब्द है वो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति है और आस, इन तीनों शब्दों का अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इसके बाद हम इतिहास की परिभाषा की बात करें। इतिहास की परिभाषा देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा निकल के आती है अतीत व वर्तमान घटनाओं का तुलनात्मक एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इसे समझिए एक बार, केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास नहीं है। केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास नहीं है। इसमें शब्द देखिए आप, एक तो है अतीत, वर्तमान, तुलनात्मक और क्रमबद्ध। यानी इतिहास में केवल अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वर्तमान घटनाओं को जोड़ करके इतिहास के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इतिहास को अतीत और वर्तमान घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। इतिहास का जो विभाजन है 3 भागों में है। इतिहास का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में। देखिए, इतिहास का विभाजन। दोस्तों, इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में है। यद्यपि हम सामान्यतः प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, वो अलग है, लेकिन संपूर्ण जो इतिहास है उसका विभाजन 3 भागों में है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल। पहला जो विभाजन है इतिहास का वो है प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल का जो मानव था वो पत्थरों के औजार बनाता था। क्योंकि इस काल का जो मानव था
पत्थरों के औजारों के माध्यम से जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन की आपूर्ति करता था। तो इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में लिखित सामग्री के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस काल में लिखित सामग्री के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो इस काल में हमें लिखित सामग्री के प्रमाण नहीं मिलते। इसी प्रकार दूसरा जो भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो इतिहास का विभाजन है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इस काल की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उन पर ही निर्भर है, क्योंकि इस काल में हमें लिखित सामग्री तो मिली है, लिखित लिपि के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। अर्थात लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन अपठनीय है। लेकिन यह लिपि अपठनीय, इसे पढ़ा नहीं जा सका। और आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता, वह वैदिक सभ्यता इसी काल की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कौन से काल की हैं? आद्य ऐतिहासिक। इसी प्रकार हम ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा है, यहाँ हम नंबर 3 नोट कर लेते हैं और इससे बोलेंगे ऐतिहासिक काल। इसे या इसका अन्य नाम लोह युग। इसे लोह युग, जिस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य काल कहा जाता है, तो इसे लोह युग कहा जाता है। और इसकी जानकारी लिखित सामग्री विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है। इस काल में हमें लिखित सामग्री मिली है और वो पठनीय है। लिखित सामग्री मिली है और वो पठनीय है। इसके अलावा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी हमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक सामान्य जानकारियां हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, प्रारंभिक जो मानव था उसे आदि मानव कहा गया। प्रारंभिक मानव आदि मानव कहलाया। इसके बारे में भी हम 2-4 बिंदु नोट करेंगे। आदि मानव, आदि मानव।
प्रारंभिक मानव को आदि मानव कहा गया, और इस आदि मानव का जीवन इसका जीवन घुमक्कड़ अथवा यायावर प्रकार का था, यानी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इसी प्रकार जंगली जानवरों का शिकार करता था, गुफाओं में जीवन यापन करता था, गुफाओं में अपना जीवन यापन करता था। तो प्रारंभिक जो मानव है उसे आदि मानव कहा गया। असभ्य प्राणी था, यह असभ्य प्राणी था। इसके पश्चात कुछ फैक्ट है दोस्तों। जो मानव है उसका उदय अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मानव ने सबसे पहले तांबा की खोज की, मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पाला, और जो आधुनिक मानव है वो होमो सैपियंस प्रजाति का है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस प्रजाति का है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी आप याद करना। जैसे नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 2, एशिया महाद्वीप। नंबर 3, होमो सैपियंस। नंबर 4, कुत्ता। और नंबर 5, तांबा। देखिए, मानव का उदय अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। मानव सभ्यताओं की जननी, मानव सभ्यताओं की जननी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और जो आधुनिक मानव है इसी प्रजाति का, यानी होमो सैपियंस प्रजाति का है। आधुनिक मानव इसी प्रजाति से संबंधित है, यानी होमो सैपियंस प्रजाति से। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पाला था, और मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की। मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की। दोस्तों ये फैक्ट हैं, एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास के जनक कौन है। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। ये सामान्य परिचय है, देखिए। हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ये यूनान के निवासी थे, देखिए। यूनान के निवासी थे, और इन्हें
विश्व इतिहास का जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। तो विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इसके पश्चात हम बात करते हैं वेद व्यास जी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। तो इन्हें भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है और इन्होंने महाभारत की रचना की। इनके द्वारा महाभारत की रचना की गई। महाभारत को जय संहिता और विजय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता और विजय संहिता भी कहा जाता है। तो इसे जय संहिता और विजय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसके पश्चात दोस्तों भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति मेगास्थनीज था। हम 2-4 लाइनें मेगास्थनीज के बारे में नोट करते हैं। मेगास्थनीज मेगास्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी। भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी। तो यहाँ नोट करेंगे भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी। इसी प्रकार इनकी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसके पश्चात ये मेगास्थनीज थे कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जो यूनान का शासक था, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? ये किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। इस विजय के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और राजदूत के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। तो भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन माना जाता है? मेगास्थनीज। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों,
राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे मोहनोत नैणसी। यद्यपि राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड हैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? मोहनोत नैणसी। तो आइए अब हम बात करते हैं मोहनोत नैणसी के बारे में। मोहनोत नैणसी मोहनोत नैणसी। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहनोत नैणसी। देखिए, राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति मोहनोत नैणसी थे। इसी प्रकार इनका संबंध मारवाड़ से था। इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ। इसके पश्चात ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी इनका शासनकाल है। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी दीवान थे। ये मारवाड़ के राजा, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी दीवान थे। इसके पश्चात इनकी रचनाएं, इसके बाद हम बात करते हैं मोहनोत नैणसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1 मोहनोत नैणसीरी ख्यात। मोहनोत नैणसी की रचनाओं की बात करें तो एक रचना है इनकी जिसका नाम है मोहनोत नैणसीरी ख्यात। ये जो मोहनोत नैणसीरी ख्यात है, ये मारवाड़ी भाषा में लिखी गई। ये 4 भागों में विभाजित है। मोहनोत नैणसीरी ख्यात 4 भागों में विभाजित है, मारवाड़ी में लिखी गई। ख्यात जो शब्द है, ख्यात शब्द का अर्थ होता है ख्याति अथवा प्रसिद्धि। ख्यात शब्द का अर्थ होता है ख्याति अथवा प्रसिद्धि। यानी प्रत्येक राजा अपने दरबार में एक ऐसा दीवान रखता था, ऐसा व्यक्ति रखता था जो केवल राजा की उपलब्धियों का उल्लेख करेगा। इसीलिए ख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है? ख्याति अथवा प्रसिद्धि। इसी प्रकार इस नैणसीरी ख्यात में, या इसका हिंदी में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले राम नारायण दुग्गल, नैणसीरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण दुग्गल के द्वारा। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख है। नैणसीरी ख्यात में राजपूतों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 36 शाखाओं का उल्लेख है। और इसमें
गिरी सुमेल युद्ध जो 5 जनवरी 1544 को हुआ की जानकारी मिलती है। गिरी सुमेल युद्ध 5 जनवरी 1544 को मारवाड़ के शासक राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध की जानकारी मिलती है और इस मूणोत नैनसिरी ख्यात की तुलना, इसकी तुलना अकबरनामा से की गई है। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मूणोत नैनसी। ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी दीवान थे। इनकी पहली रचना है मूणोत नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ी में लिखी गई, 4 भागों में विभाजित है। ख्यात शब्द का अर्थ ख्याति या प्रसिद्धि। इसका हिंदी में अनुवाद, मूणोत नैनसिरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद करने वाले रामनारायण दुग्गल। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख है, राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख है। इसमें हमें गिरी सुमेल युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और इस मूणोत नैनसिरी की तुलना अकबरनामा से की गई है। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मूणोत नैनसी की दूसरी रचना, पहली रचना का हमने अध्ययन किया है जिसका नाम है मूणोत नैनसिरी ख्यात। इनकी दूसरी रचना है मारवाड़ परगनारी विगत। देखिए, रचनाओं की बात कर रहे हैं। नंबर 2 मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, ये भी मारवाड़ी में लिखी गई। मारवाड़ी में लिखी गई है। ये 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। इसे सर्व संग्रह, इसे किन नामों से जाना जाता है? सर्व संग्रह, गांवारी ख्यात तथा राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। सर्व संग्रह, गांवारी ख्यात तथा राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसी प्रकार यह एक प्रशासनिक ग्रंथ है। यह नैनसी का प्रशासनिक ग्रंथ है और इसमें हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, ये देखिए। इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? गांव की भूमि, फसलें एवं सिंचाई के साधन, गांव में भूमि कैसी है, गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है, गांव में सिंचाई के साधन क्या हैं। इसी प्रकार गांव में कुल घरों की संख्या व जातिवार घरों की संख्या। गांव में कुल घरों की संख्या, गांव में जातिवार घरों की संख्या। इसके पश्चात गांव की कुल जनसंख्या व जातिवार जनसंख्या, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जनगणना का कार्य सर्वप्रथम मूणोत नैनसी के द्वारा किया गया। तो नोट में अपने एक लाइन लिख सकते हैं, नैनसी ने सर्वप्रथम
जनगणना का कार्य किया। जनगणना का सर्वप्रथम कार्य मुणोत नैणसी के द्वारा किया गया ऐसा माना जाता है। तो मारवाड़ परगनारी विगत ये मारवाड़ी में लिखी गई, 2 भागों में है। इसे सर्व संग्रह गांवारी ख्यात राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें गांव की भूमि, फसल, सिंचाई के साधन, कुल घर, जातिवार घर, कुल जनसंख्या, जातिवार जनसंख्या, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। राजपुताने का अबुल फजल। तो 2-3 लाइनें और हैं, ये देख लीजिए। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजस्थान या राजपुताने का अबुल फजल बताया या अबुल फजल कहा। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया? मुणोत नैणसी को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये जो मुंशी देवी प्रसाद हैं ये जयपुर के निवासी थे और इन्होंने कानूनों से संबंधित लगभग 13 पुस्तकों की रचना की, 13 पुस्तकें लिखी। कानूनों से संबंधित इन्होंने लगभग 13 पुस्तकें लिखी और इन्हें कानूनी व कानून की माता भी कहा जाता है। इन्हें कानूनी व कानून की माता के नाम से भी जाना जाता है मुंशी देवी प्रसाद को। राजस्थान का अबुल फजल कहा। तो ये जो अबुल फजल हैं ये अकबर का दरबारी था। अबुल फजल अकबर का दरबारी, अकबर के नवरत्नों में से एक था और इसकी रचनाएं अकबरनामा व आइन ए अकबरी। अबुल फजल की रचनाएं हैं अकबरनामा व आइन ए अकबरी। जिस प्रकार मुणोत नैणसी ख्यात की तुलना अकबरनामा से की जाती है, उसी प्रकार ये जो आइन ए अकबरी है इससे किसकी तुलना की जाती है? मारवाड़ परगनारी विगत से। इसकी तुलना किससे की जाती है? मारवाड़ परगनारी विगत से। तो ये थे मुणोत नैणसी। तो राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति मुणोत नैणसी थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।